हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, जनरली अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसकी रेट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती हैं, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो रेट हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब अगर हम कुछ होमोजीनियस रिएक्शंस की बात करें तो उनका अगर टेम्परेचर हम 10 डिग्री राइज कर देते हैं तो उन रिएक्शंस की रेट डबल या ट्रिपल हो जाती हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन रेट में टेम्परेचर के साथ जो इंक्रीमेंट आता है उसको हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो ये रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, और ये दोनों रेट कांस्टेंट दो टेम्परेचर पर होते हैं जिनके बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। और ये जो दो टेम्परेचर्स हैं वो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी रिएक्शन के दो टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनका ही रेशियो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। जनरली हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर KT T डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन की स्पेसिफिक रेट हो जाएगी, और KT प्लस 10 डिग्री उसी रिएक्शन के लिए T प्लस 10 डिग्री पर स्पेसिफिक रेट हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम मोस्ट ऑफ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन की बात करें तो इनके लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू होती हैं वो 2 से 3 के बीच में होती हैं। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट 2 फोल्ड या 3 फोल्ड हो जाती हैं। 2 फोल्ड का मीनिंग है डबल हो जाती हैं, और 3 फोल्ड का मीनिंग है ट्रिपल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू देखें तो वो 2 से कम भी हो सकती हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर हम डिसोसिएशन ऑफ HI रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 1.7 होती हैं। इसी तरह से मिथाइल आयोडाइड और सोडियम इथॉक्साइड के बीच की रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 2.9 होती हैं। अब देखिए, टेम्परेचर में जब राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो इंक्रीमेंट होता है उसको हम कॉलिजन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस थ्योरी की बात करें तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन होता है। अब उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के बीच में कई सारे कॉलिजन होते हैं, और इन सारे कॉलिजन की बात करें तो इसमें से कुछ ही कॉलिजन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ जो कॉलिजन है वो इनइफेक्टिव होते हैं। अब कौन से कॉलिजन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो ऐसे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जिनके पास सर्टेन मिनिमम एनर्जी होती है उनके ही कॉलिजन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस सर्टेन मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है उनके कॉलिजन ही रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होती है उनके कॉलिजन इनइफेक्टिव होते हैं। मीन्स वो रिएक्शन की प्रोग्रेस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्शन रेट का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आरेनियस ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी को यूज़ किया था, जिसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम इस ग्राफ की हेल्प लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या ज़्यादा है, और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं। फिर यहाँ पर हम टेम्परेचर की दो रेंज लेते हैं। देखिए, T1 यहाँ पर लोअर टेम्परेचर हो जाएगा और T2 यहाँ पर हायर टेम्परेचर हो जाएगा। जब हम T1 टेम्परेचर को देखते हैं तो इस टेम्परेचर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती हैं उसको हम EFCD एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे, और T2 टेम्परेचर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती हैं उनके नंबर को हम ABCD एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों एरिया को अगर हम कंपेयर करें तो जो ABCD एरिया है वो EFCD से ज़्यादा है। मीन्स ABCD एरिया EFCD एरिया से नियरली डबल है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऐसे
नंबर ऑफ पार्टिकल्स या रिएक्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती हैं या ज़्यादा होती हैं। और जब ऐसे मॉलिक्यूल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती हैं। और जब इफेक्टिव कोलिजन की वैल्यू इंक्रीज होती हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं और इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करती हैं।